Respected chairperson of the branch, respected secretary sir, and respected senior practitioners, senior professionals of the branch, branch committee members, moderator of this CP meet, and all my professional colleagues. Good evening to all of you. And this is my first opportunity before Kota branch कि मुझे ये मेरे डेलिब्रेशंस प्रेजेंट करने का मौका मिला। दो मैं कोटा ब्रांच के सीनियर मेंबर से और मेरे कलीग से बहुत कुछ चीज़ें सीखता रहता हूँ, और कोटा में भी मेरा मानना ये है कि एक बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे पास, और हम कोटा ब्रांच को, कोटा के मेंबर्स को बहुत आगे ले जाने की एबिलिटी भी रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सारे सीनियर मेंबर्स का सपोर्ट मुझे समय समय पे वेबिनार्स के लिए और सपोर्ट के लिए मिलता रहेगा। रजनी मैम बीइंग माय टीचर एक फाउंडेशन स्टोन की तरह होता है एक स्टूडेंट के लिए, तो टीचर इतने बेहतरीन है और मेरे को सीए बनाने में मैम का भी एक कंट्रीब्यूशन है which I will never going to forget in my life. So with all this my opening remarks, I would like to come back to today's business, today's topic of income tax regime or alternative taxation regime in Income Tax Act 1961. कुछ नई तरीके की टैक्सेशन रिजाइम अब हमारे सामने है, जो कि डिफरेंट क्लास ऑफ असेसीज के लिए है। कंपनीज के लिए अभी से कुछ 2 साल पहले अनाउंस हो चुकी थी। इंडिविजुअल एचयूएफ की एक्सपेक्टेशंस भी हम कर रहे थे, तो वो भी अब बजट 2020 में हमारे सामने आ चुकी है। ये चाहे आप इसे ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम बोले या फिर आप इसको न्यू टैक्स रिजाइम बोले, बात एक ही है। मेरे हिसाब से अगर ऑल्टरनेटिव बोलेंगे तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट है, एक ऑप्शनल है। क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम जब हम बोलते हैं तो न्यू मीन्स इट इज न्यू, एंड व्हेन वी से न्यू टेक्निकली देन ओल्ड डू नॉट हैव एनी वैलिडिटी, बट इन दिस केस ओल्ड रिजाइम एज वेल एज न्यू रिजाइम गोज इन पैरेलल। लॉ में ओल्ड रिजाइम की भी प्रेजेंस है और न्यू रिजाइम भी जो है वो नई आ चुकी है। सो इट इज टेक्निकली ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम, न्यू रिजाइम कह सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। So with the permission of everybody, I would like to share my PPTs. So let's start discussion through PowerPoint presentation. PPT is visible to everybody? Yes. So today we will going to discuss about income tax new versus old tax regime. ज्यादा डिस्कशन हम करेंगे न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से, असेसमेंट ईयर 2021-22 से जो है ये रिजाइम एप्लीकेबल हो जाएगी। और हमारे पास अभी भी क्लाइंट्स के कई सारी क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि विच इज बेटर। हमारे एम्प्लॉयर हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करें, और हम अभी डिडक्शंस, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो टैक्स सेविंग के इन्वेस्टमेंट्स हमने किए हैं, वो हम अभी शो कर दें या ना करें। हमारा टीडीएस कम कहाँ डिडक्ट होगा, न्यू रिजाइम में डिडक्ट होगा कम या ओल्ड रिजाइम में डिडक्ट होगा कम। तो ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे हम सब प्रैक्टिशनर्स के सामने जो है रूटीन मैनर में आ रहे हैं। तो हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली न्यू रिजाइम इज, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड रिजाइम एंड द न्यू रिजाइम, राइट? And whether the assessee, whether the client is eligible to go for the new regime or not, and which proposition is better for the client, whether it is old regime or whether it is new regime. So it is a part of the tax planning, right? So whatever we do within the legal framework of law is what we call as tax planning, जैसा हम सब ने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर है, उसमें जो रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस है हम सबके ऑफिसेज में, वहां पे अब एक स्टेप और जो है उसमें इंक्लूड हो गया है, जो हम सब ने अपने ऑफिसेज में जो एसओपीज बना रखे हैं रिटर्न फाइलिंग के, ताकि प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल हो जाए बिना किसी एरर, बिना किसी मिस्टेक के, और क्लाइंट को जो है वो बिल्कुल रीजनेबल टैक्स देना पड़े। तो उस एसओपी में, उस पूरे प्रोसीजर में हम सबको एक स्टेप और इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इवैल्यूएशन
इवैल्यूएशन दैट वेदर ओल्ड रिजाइम इज बेटर और न्यू रिजाइम इज बेटर। सो यहाँ पे जब इवैल्यूएशन होगा, सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, और यहाँ पे हमें हमारे ऑफिस के स्टाफ को, हमारे जो ऑफिस में आर्टिकल्स हैं, उन सबको भी ट्रेन करने की, उन सबको भी नॉलेज देने की बहुत जरूरत है कि भाई ये अब जो है बहुत जल्दी इस तरह की चीजें अब क्लाइंट्स जो है हमसे पूछना शुरू कर देंगे। नाउ वी नीड टू इवैल्यूएट फॉर द क्लाइंट्स, फॉर लॉट ऑफ क्लाइंट्स अदर, दैट विच रिजाइम वुड बी बेटर, न्यू और ओल्ड, और हमें क्या एडवाइस करना है, क्या कंसल्ट करना है क्लाइंट को कि वो कौन सी रिजाइम में जाए, मतलब पुरानी रिजाइम में ही रहे या फिर उसको स्विच करने की जरूरत है न्यू रिजाइम की। बहुत सारा कुछ हम आज इस सीपी मीट में कवर करेंगे। बहुत सारा कुछ आज मैं भी सीखने वाला हूं मेरे सीनियर मेंबर्स से कि न्यू रिजाइम में जाएंगे तो वापस आ सकते हैं या नहीं, बिजनेस इनकम है तो अलाउ है या नहीं है, कौन कौन से डिडक्शंस एग्जेम्पशंस अलाउ हैं, कौन कौन से डिडक्शंस एग्जेम्पशंस अलाउ नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट भी मैं डिस्कस करूंगा आप सबसे, पॉइंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही एक अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, डेप्रिसिएशन अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। तो ये सारी चीजें हम आज इस सीपी मीट में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, जिसको हम बोलते हैं द ट्रिगर पॉइंट ऑफ द ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम। पहली बार ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम की बात हमने सुनी थी बजट स्पीच 2020 में बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने हमें इसके बारे में बताया था बजट स्पीच के समय पे। तो क्या इंटेंशन थी, क्या चाहती थी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम जो है वो लाई गई? तो ये सीधा सीधा हमें पता चलता है फाइनेंस मिनिस्टर जी की स्पीच से। तो यहाँ पे मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी की स्पीच की कुछ एक्सट्रैक्ट जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जब बजट 2020 प्रेजेंट किया था तो शी सेड दैट इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इनकम टैक्स सिस्टम, पहली लाइन से हमें पता चलता है कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रही है, वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जा रही है, वो सिंप्लीफिकेशंस की तरफ हमें लेके जा रही है। In order to simplify income tax system, I have reviewed all the exemptions and deductions which got incorporated in the income tax legislation over the past several decades. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक्ट को रिव्यू किया और उन्होंने सारे एग्जेम्पशंस डिडक्शंस को भी रिव्यू किया कि एक्चुअल में एक्ट में कितने एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मौजूद हैं। एंड शी गॉट सरप्राइज्ड, यस, एंड शी गॉट सरप्राइज्ड एंड शी सेड दिस फैक्ट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग बजट स्पीच of 2020 that it was surprising to know that currently more than 100 exemptions and deductions of different nature are provided in the Income Tax Act. And she was really surprised with this fact कि यहाँ पे इसलिए साहब इनकम टैक्स का जो पेपर है CMA, CA फाइनल का, CA इंटर का, इसलिए पास करना इतना मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे कि साहब 100 से ज्यादा एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है, और प्रैक्टिशनर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि कौन से डिडक्शन कौन से क्लाइंट पे, कौन से एसएससी पे लगनी है, उसको उसका बेनिफिट मिलना है नहीं मिलना है। And she got surprised with this fact कि इनकम टैक्स एक्ट में 100 से ज्यादा डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं। Then what she decided after that, I have removed around 70 of them in the new simplified regime. This is I would say a very good step towards simplification. कि उन्होंने जो out of 100 जो थी exemptions deductions, उसमें से जो 70 exemptions deductions है उन्होंने न्यू टैक्स रिजाइम में उनको हटा दिया, which I would say it is a drastic and a revolutionary move towards simplification by introducing an alternative tax regime which is very simple, which have very few that we can count on the fingers availability of exemptions and deductions, जहाँ पे बहुत कम exemptions और बहुत limited exemptions और deductions है, और एक particular rate पे, though it is progressive taxation system, उनका slab भी separately उन्होंने announce किया है, उस हिसाब से उस पर टैक्स लगा दिया जाए। And we will review and rationalize the remaining exemptions and deductions in the coming years. हाँ जी, तो ये सिर्फ बजट 2020 की टास्क नहीं थी, it is a continuous process. And she announced in the budget कि ये जो rationalization है ये हम coming years में भी announce कर सकते हैं, और जी बिल्कुल होगा। एक इंटरेस्टिंग बात मैं मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा कि अभी हमारे पास ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम कंपनीज के लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है, HUF के लिए अवेलेबल है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अवेलेबल है, बट यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम
पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपी के लिए हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। एंड वी एक्सपेक्ट कि शायद कोई सिंप्लीफाइड ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के लिए भी शायद बजट 2021 या फिर अपकमिंग बजट्स में अनाउंस हो सकती है, बिकॉज the objective of the finance minister is to move towards simplification and rationalization of taxation laws and deduction in the coming years with a view to further simplifying the tax systems and lowering the tax rates. So the purpose is to rationalize and simplify the tax laws and to lower the tax rate so that the compliance rate by the assessee, by the taxpayer would rise, right? Whenever a taxpayer or assessee get to know that income tax act runs into 2000 pages or 3000 pages, for example, let's take case of only one section, which is section 10, and this section 10 has 50 subsections in it. So the act runs into thousands of pages, and when assessee or taxpayer get to know this fact that the act is very complicated, so the assessee feels uneasy. Assessee feels that this is not, I would say, this is not a move towards what we say is ease of business. So it is very important to have a rationalized and a simplified taxation law where there would be less deductions, where there would be less exemptions, and tax rate would also be lower so that more and more people would start paying taxes. Whatever amount they pay, at least they should pay something so that it contribute to the development of this nation. So let's move on. See, the comparison between the old tax regime and the new tax regime is like this. I see it like this. So it is a kind of balance, right? How it is a kind of balance? That old tax regime has some negatives and has some positives, right? It is not that case of old tax regime है तो उसमें तो सब negative ही है और जब new tax regime है तो उसमें सब कुछ positive ही है, नहीं, ऐसा नहीं है. It is a kind of trade-off situation कि एक चीज है तो दूसरी चीज भी है और दोनों जगह है, right? तो आपको decide करना है, मतलब कि एक कंसल्टेंट जो है वो डिसाइड करेगा और क्लाइंट को बताएगा, या फिर जो टैक्स पेयर है वो डिसाइड करेगा कि which वे इज बेटर, राइट? सो दोनों टैक्स रिजाइम में कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं. ओल्ड टैक्स रिजाइम की अगर अपन बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में नेगेटिव पॉइंट है कि साहब टैक्स रेट हाई है. यस, जब अपन स्लैब कंपेयर करते हैं और स्लैब के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रेट है वो कंपेयर करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो टैक्स रेट है वो थोड़ी हाई है. बट ओल्ड टैक्स रिजाइम में पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर हम रहते हैं, न्यू में नहीं शिफ्ट होते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमें डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं. सो दीज आर द टू नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ओल्ड टैक्स रिजाइम, राइट? एंड इन न्यू टैक्स रिजाइम द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज टैक्स रेट इज लो, राइट? But the negative aspect of the new tax regime is that deduction and exemptions are not available, right? जब गवर्नमेंट आपको लो टैक्स रेट पर टैक्स कर रही है तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सब आपको एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं देंगे. That has been taken away from the taxpayer, right? So this is the balancing situation. तो यहाँ पे असेसी को डिसाइड करना है कि उसके लिए जो बेस्ट सिचुएशन है वो कौन सी है, न्यू टैक्स रिजाइम बेहतर है या ओल्ड टैक्स रिजाइम बेहतर है. अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सर ओल्ड टैक्स रिजाइम इज कॉम्प्लिकेटेड. अगर क्लाइंट ने, टैक्स पेयर ने, एसएससी ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, होम लोन्स ले रखे हैं, वो डोनेशंस भी देता है, और न्यू टैक्स रिजाइम जो है वो हाईली सिंपल है. सिंपल सी इनकम कैलकुलेट कर लीजिए और उस पर स्लैब लगा दीजिए, आपका टैक्स निकल के बाहर आ जाएगा, क्लाइंट टैक्स जमा करा देगा, रिटर्न फाइल हो जाएगी, राइट? तो अगर सिंप्लीफिकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी के पैरामीटर पे हम नापे इनको तो न्यू टैक्स रिजाइम इज वेरी सिंपल बट ओल्ड टैक्स रिजाइम इज कॉम्प्लिकेटेड, राइट? So those clients who want to remain in the old tax regime have to make lot of calculations, have to make lot of analysis कि मैं कहाँ से कौन से डिडक्शन का बेनिफिट लेके टैक्स बचा सकता हूँ. सो इट इज अ ट्रेड ऑफ सिचुएशन. ये ट्रेड ऑफ सिचुएशन है. तो यहाँ पे जो बेस्ट रिजाइम है वो जो है इनकम के लेवल्स, क्लाइंट ने, एसएससी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किस चीज में किया हुआ है, LIC लाइफ इंश्योरेंस में किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में किया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, होम लोन्स लिया हुआ है, डोनेशंस भी वो देता है. तो ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद अगर हम उसका कंपैरिजन करें, कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम बनाएं तो इट इज अ फैक्चुअल सिचुएशन एंड इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड this question based on the facts of making investments
in claiming the deductions by the assessee or the taxpayer कि which regime is better, old tax regime is better or a new tax regime is better, क्योंकि दोनों में अपने negatives हैं और दोनों में ही अपने positives हैं। हाँ जी, तो जो बर्थ सेक्शन है, जो मदर सेक्शन है इस regime का, राइट, जहां से इस ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम को बर्थ मिलती है, दैट सेक्शन इज सेक्शन 115 BAC which talks about alternative taxation regime for individuals और HUF। हाँ जी, यही वो सेक्शन है, सेक्शन 115 BAC, जो इंडिविजुअल्स और HUF की ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम की बात करता है। यही सेक्शन आज हम अच्छे से समझने वाले हैं कि सेक्शंस में क्या कंडीशंस हैं, सेक्शंस क्या कहता है टेक्निकली, ताकि हम हमारे क्लाइंट्स को समझा पाए कि आपके पास अब दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेक्शन 115 BAC इंसर्टेड and is applicable with effect from assessment year 2021 and 22। So अगर हमारे पास ITR फाइलिंग के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और इंडिविजुअल्स HUF की फाइल्स हमारे पास बहुत सारी हैं, तो इसकी तैयारी सर हमें अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2021-22 में अब कुछ ही महीने बचे हैं, बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। हमें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें ये सिस्टम्स बैठाने पड़ेंगे और SOPs बनानी पड़ेंगी कि कौन सा प्रोसेस आप अपने ऑफिस में लगाएंगे जिससे ये पता चल जाएगा दैट विच इज बेटर फॉर विच क्लाइंट। सॉफ्टवेयर्स भी अपडेट होने वाले हैं, सॉफ्टवेयर्स की अडेप्टेबिलिटी होने में भी हमें टाइम लगेगा और शायद हमें हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग्स भी देनी पड़ेंगी, उनको समझाना पड़ेगा कि हमें क्लाइंट को कैसे एडवाइस करना है कि कहाँ जाए। पहले क्लाइंट पूछता था कि मैं टैक्स कैसे बचाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, अब एडिशनली एक क्लाइंट और पूछेगा, एक क्वेश्चन और पूछेगा एडिशनली क्लाइंट अब हमसे कि मैं कौन सी रिजाइम में जाऊं जहां पे मेरे को टैक्स लायबिलिटी कम आए। To offer this regime is optional, right? So this is to go for the alternative or a new tax regime. It is optional for the assessee or for the taxpayer. It is not mandatory. दोनों regime exist करेंगी। अभी old tax regime would remain in place, as well as the new tax regime would also remain in place. दोनों regimes जो है वो अभी अपनी अपनी जगह पर रहेंगी। तो ये यहाँ पे एसएससी के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो ऑल्टरनेटिव या फिर न्यू टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं। इनकम टैक्स स्लैब अंडर न्यू टैक्स रिजाइम इज एज फॉलोज। इनकम टैक्स स्लैब जैसे ही बजट अनाउंस हुआ था तो हम सब इससे रूबरू उसी वक्त हो लिए थे कि साहब किस तरीके का स्लैब है, क्या है, किस तरीके से इनकम को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिनेरियो के स्लैब पे इन्होंने बैठाया है। तो साहब कहानी शुरू होती है 2.5 लाख से 2.5 लाख तक कोई टैक्स यहाँ पर नहीं है। 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख 15%, 10 लाख 1 रुपए से लेकर के 12.5 लाख रुपए तक की इनकम पे 20%, 12.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक 25%, और 15 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो 30% टैक्स रेट न्यू टैक्स रिजाइम या फिर ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में एज पर सेक्शन 115 BAC में जो है वो रखा गया है। Under normal provisions, exemption limit for senior citizens is rupees 3 lakh and for super senior citizens it is rupees 5 lakh, but in alternative tax regime it is rupees 2,50,000 for any individual. This is very interesting fact. This is very interesting factual position that we as a professional should get to notice कि यहाँ पे alternative tax regime में हमारे पास separate slabs नहीं है senior citizens और super senior citizens के। This is very important fact. राइट, बट इन ओल्ड टैक्स रिजाइम, पुरानी टैक्स रिजाइम में हमारे पास सेपरेट स्लैब्स हैं इंडिविजुअल्स के, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के। तो यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजाइम में अगर कोई सीनियर सिटीजन फॉल होता है या वो ऑप्ट करता है न्यू टैक्स रिजाइम में जाने के लिए, तो सर उसके लिए एक ही स्लैब अवेलेबल होगा, उसके लिए कोई सेपरेट स्पेसिफिक स्लैब यहाँ पर नहीं है अंडर सेक्शन 115 BAC। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज ऑल्सो अवेलेबल। जो 87A की रिबेट है वो इट विल गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर दोज टैक्स पेयर्स हु वुड बी गोइंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम हु ऑप्टेड फॉर अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम इफ ही इज रेजिडेंट। हाँ साहब, रिबेट अंडर सेक्शन 87A तभी मिलेगी जब टैक्स पेयर जो है वो रेजिडेंट है एंड हिज टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस में हम सबको, इट इज इन अवर नॉलेज दैट 5 लाख रुपीज तक की इनकम है तो रिबेट मिलेगी, अदरवाइज रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट इज 100% ऑफ इनकम टैक्स और रुपीज 12,500 whichever is lower। ये रिबेट के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन
I guess all professionals are very much aware about this rebate under section 87A. But यहाँ पे एक important चीज है, which again I am repeating, that in new tax regime under section 115 BAC there is no separate income tax slab for senior citizens and super senior citizens. There is only one slab which will going to applicable on all individuals. If an individual or HUF opted for alternative tax regime and has other income which are chargeable to tax under provisions of chapter 12, and provisions of chapter 12 cover sections from section 111 to section 115 BBG, except the section 115 BAC which we are talking about, then tax on such income will be calculated as per rate specified under these sections. ये जो चीज है ये कहती है कि अगर किसी इंडिविजुअल या HUF की और कोई इनकम है, और कोई इनकम मतलब वो उस नेचर की इनकम जो चैप्टर 12 में फॉल होती है, चैप्टर 12 कवर करता है सेक्शन 111 से 115 BBG तक। इसका मतलब एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक टैक्स पेयर है जिसको कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जांपल ले लेते हैं, LTCG हुआ है सर। LTCG की टैक्स रेट डिफाइंड है सेक्शन 112 में 20%, राइट। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो टैक्स पेयर है जो वो यूं कह दे कि मैं ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में चला जाता हूं और मेरे को अगर 3 लाख का जो कैपिटल गेन है वो मैं मेरी ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम का जो टैक्सेशन स्लैब है वो लगा लेता हूं तो मेरे ऊपर टैक्स इंसिडेंस कम आएगा? नो, इट इज नॉट अलाउड। ये अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनकम जो चैप्टर 12 में फॉल होती है वो उसी हिसाब से टैक्स होगी जो उसके सेक्शन में स्पेसिफिक रेट मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर जो 111A की जो टैक्सेशन सिनेरियो है वो 111A के हिसाब से ही होगी, वो अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम का स्लैब अट्रैक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी इनकम जो है वो उसके पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से ही टैक्स होती रहेगी, वो यहाँ पे अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में फॉल नहीं करेगी। तो जो इनकम चैप्टर 12 में फॉल होती है सेक्शन 111 से लेकर 115 BBG, उनकी टैक्सेशन उसके पर्टिकुलर सेक्शन में जो टैक्स रेट डिफाइंड है उसके हिसाब से ही होगी, वो अल्टरनेटिव टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन सेक्शन 115 BAC। सरचार्ज विद मार्जिनल रिलीफ आल्सो एप्लीकेबल ऑन अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम। जो सरचार्ज है मार्जिनल रिलीफ के साथ जो है वो भी अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में इट विल गोइंग टू कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर, टू द assessee। कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। हाँ जी, सेक्शन 115 BAC कुछ कंडीशंस देता है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। उन कंडीशंस को, उन रेस्ट्रिक्शंस को जो है कंप्लाई करना होता है assessee को, अगर वो सेक्शन 115 BAC का बेनिफिट, अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम का बेनिफिट अगर वो लेना चाहता है तो available. The first and the basic and the foremost condition is that benefit of alternative taxation regime is available only to individual or HUF, Hindu undivided families. So this section 115 BAC is not for companies, not for LLPs, not for AOPs, BOIs, but it is specifically only for individuals और HUF। individuals और HUF जो हैं वो ही section 115 BAC का benefit ले सकते हैं। One more interesting aspect in this section 115 BAC is that individual or HUF may be resident or may be non-resident. This is very interesting fact। अगर कोई टैक्स पेयर है जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस करंट ईयर में नॉन रेजिडेंट है और उसके इंडिया में भी कोई इनकम हो रही है, then we can suggest that it's better for you to go for the new tax regime। and if you are planning to settle abroad and if you still have income in India and if you are planning to settle abroad and you are not in interest of making any tax saving investments in India, then it would be better to go for new tax regime। तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजाइम बेहतर है। वहां पे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता आपको, तो आपको कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कराने की भी आवश्यकता नहीं है और आपके लिए टैक्स रेट जो है वो भी कम है। सो दिस सेक्शन 115 BAC, the benefit of this section is also available for individuals, those who are non-residents। Individuals may be salaried or self-employed or may have any other income। जो इंडिविजुअल है वो सैलरीड भी हो सकता है, जो इंडिविजुअल है उसकी जो पेंशन इनकम है वो भी हो सकती है, कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय भी हो सकता है,
सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, उसकी किसी बिजनेस से किसी प्रोफेशन से इनकम हो वो भी हो सकती है, और इट मे हैव एनी अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट इनकम और इनकम फॉल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. Deductions, हाँ जी, this is one of the most important part of the discussion, that is section 115 BAC में कौन कौन सी deductions और exemptions जो है वो available नहीं होती है, which are denied, and this is the negative aspect of this section 115 BAC, जहाँ पे जो है government has taken away the benefit of exemptions and deductions which could have been allowed in the old tax regime if the taxpayer, if the assessee have opted to remain in the old tax regime, then these exemptions deductions will continue to be available to the taxpayer. But नई tax regime में जब taxpayer आएगा, उसको opt करेगा, तो यहाँ पर कुछ deductions और exemptions हैं जो उसको available नहीं हो पाएंगी. क्या है, कौन सी हैं वो deductions और exemptions? सबसे पहला लीव ट्रेवल. सेक्शंस की सीक्वेंस वाइज जो है मैंने इसको अरेंज किया है, तो सीक्वेंस वाइज वी विल गोइंग टू डिस्कस इट. लीव ट्रेवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, इसका बेनिफिट, इसकी एग्जेम्पशन जो है आपको नहीं मिलेगी अगर आप ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम ऑप्ट करते हैं. तो एचआरए, हाँ जी, एचआरए बहुत बड़ा जो है वो टैक्स सेविंग आइटम होता था, स्पेशली फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज. तो अब जो एचआरए है जो एग्जेम्प्ट होता था सेक्शन 10(13)(a) में, उसका बेनिफिट भी ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में नहीं मिलेगा. इट इज डिनाइड. स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट भी न्यू टैक्सेशन रिजाइम में नहीं मिलेगा. Allowances to member of parliaments and member of legislative assemblies that used to exempt under section 10 subsection 17, it is also not available. Exemption of up to ₹1500 in the case of clubbing of minor income under section 10(32), जो 1500 रुपए का जो exemption मिलता था अगर किसी माइनर की इनकम गार्जियन में क्लब होती है, तो अब वो बेनिफिट भी अगर गार्जियन ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में जाता है तो ये बेनिफिट भी अब नहीं मिलेगा. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एंटरप्रेन्योर कोई नई यूनिट सेटअप करते हैं तो उनका जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट कर दी जाती है अंडर सेक्शन 10(a). अगर ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम में जाते हैं तो सेस का बेनिफिट अंडर सेक्शन 10(a) जो है वो नहीं मिलेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(ia), अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है 50,000 रुपए की सैलरी से इन लिeu ऑफ सम अदर अलाउंसेस, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जो है न्यू टैक्सेशन रिजाइम में अब 50,000 की जो अभी तक मिलती आ रही है, न्यू टैक्सेशन रिजाइम में अगर एसएससी जाएगा तो उसको नहीं मिलेगी. इट इज डिनाइड. प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन, जो आई गेस द मैक्सिमम लिमिट इज 2500 अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, सैलरी के हेड में, सैलरी के चैप्टर में जो बात करता है प्रोफेशनल टैक्स. ये प्रोफेशनल टैक्स आई गेस इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल द स्टेट्स इन इंडिया. इट इज देयर इन सम स्टेट्स. तो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन इन सैलरी जो अभी हम करते आ रहे हैं, जो एसएससी को बेनिफिट मिलता है, न्यू टैक्स रिजाइम में उसका बेनिफिट जो है एसएससी को नहीं मिलेगा. न्यू टैक्स रिजाइम में उसका बेनिफिट डिनाई कर दिया गया है. इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B, ये सर बहुत बड़ा टैक्स प्लानिंग टूल जो है सैलरीड एम्प्लॉइज जो है वो यूज करते आ रहे थे अभी तक, क्योंकि जब 80C 80D की जो बकेट्स हैं ये एग्जॉस्ट हो जाती है, then we keep on advising to the salaried clients that why don't you go for taking home loan, right? Because in recent scenario property is not that expensive. Interest rate on home loans is also very much reasonable. So we always keep on advising to the client, if your 80C and 80D or other baskets are full, then go for taking home loans so that you can avail benefit of section 24. जो सर 2 लाख रुपए का बेनिफिट होता था, अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में कोई एम्प्लॉय फॉल होता है जिसका कुछ अच्छा पैकेज है किसी एम्प्लॉय का, तो 50-60 हजार रुपए तक की जो सेविंग होती थी उस एम्प्लॉय को ये होम लोन का इंटरेस्ट देने से. तो इट वाज अ सब्सटेंशियल सेविंग. तो न्यू टैक्स ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, इसका भी बेनिफिट अब नहीं मिलने वाला है जो टैक्स पेयर ऑल्टरनेट टैक्स रिजाइम में जाने की प्लानिंग कर रहा है. एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a), हाँ जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर किसी को अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करना होता था तो दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड अप बाइंग सम न्यू मशीन्स,
और उन न्यू मशीन्स पे 25% एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है हम क्लाइंट को क्लेम कराते थे टू सेव ऑन टू मोर टैक्सेस, तो अब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट जो करंट ईयर का नॉर्मल डेप्रिसिएशन है ना सर, वो तो मिल जाएगा, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन डिनाई किया हुआ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, बट जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है सेक्शन 32(1)(2)(a) का, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलता है फॉर बाइंग न्यू मशीनरीज, न्यू प्लांट्स और सेटिंग अप पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट्स, तो इनका बेनिफिट alternate taxation regime में नहीं मिलेगा। The benefit has been denied only for additional depreciation but not for normal depreciation। अब normal depreciation की बात यहाँ पर चली है, तो एक चीज also I like to add up here, डिटेल में बात आगे करेंगे आगे वाली आने वाली PPTs में। जो depreciation है ना सर, न्यू टैक्स रिजाइम में, alternate tax regime में, जो पुरानी टैक्स रिजाइम है उसके depreciation का तो we have knowledge about that, but there is a change in a depreciation scenario whenever any individual or HEF shift to alternate taxation regime। एक maximum ceiling है सर, एक पर्टिकुलर रेट फिक्स कर दी गई है कि साहब अगर आप alternate taxation regime में आ रहे हो तो आप इससे ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, बट उस सीलिंग से जो है वो कुछ कैटेगरी ऑफ एसेट्स, कुछ कैटेगरी ऑफ फिक्स एसेट्स अफेक्ट हुई है। कौन सी एसेट्स अफेक्ट हुई है, डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से बुक वैल्यूज, रिटर्न डाउन वैल्यूज एडजस्ट की जाएंगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली पीपीटीज में। अभी के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन 32(1)(2)(a) का डिसअलाउड है, अलाउड नहीं है, बट नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा सब्जेक्ट टू सम अदर कंडीशंस दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन केस ऑफ बैकवर्ड एरियाज अंडर सेक्शन 32AD। बैकवर्ड एरियाज में कोई प्रोजेक्ट चालू करें तो उसमें जो है वो अलाउंसेस मिला करती थी, न्यू ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में अब नहीं मिलेगी। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट अंडर सेक्शन 32AB, हाँ जी, ये वाला बेनिफिट भी न्यू टैक्सेशन रिजाइम में डिनाइड है, विल नॉट गोइंग टू अवेलेबल। साइट रेस्टोरेशन फंड अंडर सेक्शन 33ABA, दिस आल्सो हैज बीन टेकन अवे, डिनाइड अंडर ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम। डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35, जो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड खर्चे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, सेक्शन 35 की जो नॉर्मल डिडक्शन होती है, यहाँ पे वेटेड डिडक्शंस भी हैं। खर्चा करने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है, 100 रुपए खर्च करो 125 का बेनिफिट, 100 रुपए खर्च करो 150 का बेनिफिट, इसको बोलते हैं हम वेटेड डिडक्शन। तो वेटेड डिडक्शंस का जो बेनिफिट है अंडर सेक्शन 35, दैट हैज आल्सो बीन डिनाइड अंडर अल्टरनेटिव टैक्सेशन सिस्टम। कैपिटल एक्सपेंस फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, कोई कैपिटल एक्सपेंस किया है फॉर रिसर्च और फॉर एनी स्पेसिफाइड बिजनेस लाइक मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉर द गार्बेज प्रोसेसिंग ऑफ द गार्बेज, मेक्स सिटी अ स्मार्ट सिटी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो स्पेसिफाइड बिजनेस जो है उसका बेनिफिट मिला करता था, बट ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में ये बेनिफिट भी आपको अब नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स अंडर सेक्शन 35CCC, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स अगर आपने सेटअप किए हैं तो उसका बेनिफिट हम सेक्शन 35CCC में ले लिया करते थे। ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में ये वाला बेनिफिट भी अब नहीं मिलेगा, इट इज बीन डिनाइड। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन, आई गेस द मैक्सिमम लिमिट अंडर दिस सेक्शन इज 25,000 रुपीज। फैमिली पेंशन जो मिलती थी फैमिलीज को, अब जो उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25,000 रुपीज, इट हैज आल्सो बीन डिनाइड। अब ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में ये वाली डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, इट हैज बीन डिनाइड। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, हाँ सर, 80C से लेकर के 80U तक, जिसको मैं कहता हूं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल and one of the most discussed and one of the most popular sections among the individuals, those who comply with the income tax laws or those who file their income tax return, ये उनके बड़े चहेते और बड़े फेवरेबल सेक्शंस में कहता हूं। 80C से लेकर के 80U, एटलीस्ट उनको कुछ पता हो ना हो टैक्सेशन के बारे में, बट एक इंडिविजुअल को, स्पेशली सैलरीड क्लास को, सेक्शन 80C से 80U के बारे में तो वो पढ़ पढ़ के कहीं ना कहीं से तो सीख लेते हैं कि हाँ ये वाला बेनिफिट जो है वो हमें पता लगता है, मिल जाता है। तो यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो मैंने प्रैक्टिस के दौरान जो है वो एनालाइज किया। दिस इज व्हाट आई लर्न इन माय प्रैक्टिस, दैट जैसे ही एक एम्प्लॉय का पैकेज बढ़ता जाता है वो अपना ज्ञान भी बढ़ाने लगता है अबाउट टैक्सेशन लॉस। इट ग्रेजुअली हैपेंस। तो जैसे जैसे उसका ज्ञान वो बढ़ाता है तो
एक साल वो 80C के बारे में पढ़ के आता है, फिर एक साल 80D के बारे में पढ़ के आता है, फिर 80G के बारे में पढ़ के आता है, फिर जब उसकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ के आता है, उसका पूरा प्रोसेस पढ़ के आता है। फिर हमें उसको और आगे एडवाइस देना होता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, राइट। सो दीज सेक्शंस 80C to 80U आर वन ऑफ द मोस्ट among the most favorable sections of the individual who complies with taxation laws। तो सर 80C से लेकर के 80U का बेनिफिट भी डिनाई कर दिया गया है उन टैक्स पेयर्स के लिए जो आने वाले असेसमेंट ईयर में न्यू टैक्सेशन रिजाइम में जाना चाहते हैं, जाने की इच्छा रखते हैं। बट सर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, 3 ऐसे सेक्शंस हैं, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो जिनका बेनिफिट जो है वो डिनाई नहीं किया गया है। पहला सेक्शन बताता हूं आपको, सेक्शन 80CCD2। सेक्शन 80CCD2 बात करता है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द पेंशन फंड ऑफ द एम्प्लॉय। इसका बेनिफिट जो है वो डिनाई नहीं किया है। सर अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो उसका बेनिफिट डिनाई कर दिया, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसका बेनिफिट जो है वो डिनाई नहीं किया गया है। ओल्ड रिजाइम में भी मिलेगा, न्यू रिजाइम में भी मिलेगा। Again I am repeating, contribution by the employer will still going to be available as a deduction in the new or alternate taxation regime. This is first section. Now coming to the second section, that is section 80JJAA. This is the section that talks about deduction for generation or giving new employment। हाँ जी, ये जो बिजनेस नेचर के क्लाइंट्स हैं, जो टैक्स ऑडिट के पैरामीटर्स में फॉल होते हैं, ये बेनिफिट उन्हीं को ही मिलता है। तो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80JJAA which talks about deduction for generation of new employment और hiring of new employees, कई सारे पैरामीटर्स हैं सेक्शन 80JJAA में। ये वाला जो बेनिफिट है, it will going to continue to be allowed under new taxation regime। This is the second section, one of the most important section। So as a professional we can keep it on our fingertips कि साहब किसी का भी बेनिफिट मिलेगा except 3 sections, 80CCD2, 80JJAA that we have discussed just before, and the last section that comes in the family of 80C to 80U, but the benefit is still going to be available in the new taxation regime, that is section 80LA subsection 1A। This section talks about deduction for offshore banking units और financial service centers को जो बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80LA में। This benefit will also going to be available under new taxation regime। So here I am summarizing that out of the family of 80C to 80U there are 3 sections जिसका बेनिफिट alternate new taxation regime में जो है वो मिलता रहेगा। पहला सेक्शन है 80CCD2 that is employer contribution। उसके बाद 80JJAA that is deduction for generation of new employment or hiring new employees, and section 80LA1A that is offshore banking units, right। Deductions exemptions available under section 80BAC। Now we are now looking at the other side of the coin। अभी हमने जो पहले वाली पीपीटीज में डिस्कस किया था डिस्कस वो डिडक्शंस और वो एग्जेम्पशंस जो सेक्शन 115 BAC, सेक्शन 115 BAC में अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे उन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की जो सेक्शन 115 BAC में अवेलेबल हैं, जिनका बेनिफिट जो है वो सेक्शन 115 BAC में जो है दैट विल कंटिन्यू गोइंग टू बी अवेलेबल in the alternate taxation regime to the individuals or HUF। The first section is section 80CCD2 employer contribution that we have discussed just before back। Deduction under section 80JJAA, deduction on generation of new employment or hiring of new employees। Deduction under section 80LA1A, offshore banking units or financial service assistance centers। Interest on PPF under section 10 subsection 11, right। This is very important। This is, I would say this is extremely important कि alternate taxation regime में we can still advise clients to go for PF investments। Why? Because at the time of making investment the benefit is not available under section 80C, but when that client earns interest income out of that investment, but that interest income is still exempt in the new taxation regime, right। In the old taxation regime both ways benefits are available।
investment, get the deduction. At the time of maturity, get the exemption. This is old regime position. In the new regime position, at the time of making investment, there is no deduction, but at the time of maturity, there is still exemption. So the one part of the investment, that is the maturity, is still exempt. It will not going to be taxable, right? Just for example, under section 80C, if we make a 5-year FD with the bank, then it is eligible for 80C investment. But whenever bank pays us the interest at the time of maturity, or if we follow accrual system of accounting for taxation of the SSC, then that income will still going to be taxable at the time of maturity. But in PF, the scenario is different. In the old regime, investment, get the deduction. At the time of maturity, get the exemption. But in the new or alternative taxation regime, at the time of investment, no reduction. But at the time of maturity, there is exemption, right? So if client has no option, right? Like for example, if term plan client has taken, medical insurance client has taken, then to make it financially feasible and to make it financially prudent for the client, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्लाइंट को एडवाइस करें कि गो फॉर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, आप पीएफ में पैसा डालें. इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट अंडर सेक्शन 1011A. Not I, but I would say the entire taxpayer fraternity is very thankful to the government that this has not been touched upon. जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो इंटरेस्ट है, जो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 1011A में, ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में सर ये इंटरेस्ट जो है ये अभी भी एग्जेम्प्ट होगा. ये न्यू टैक्सेशन रिजाइम में टैक्सेबल नहीं होगा. मींस दिस एग्जेम्पशन विल स्टिल गोइंग टू बी अवेलेबल, राइट? Exemption of gratuity under section 10 subsection 10. ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो अभी भी मिलेगी, पहले भी मिलती थी, अब भी मिलेगी न्यू टैक्सेशन रिजाइम में. एग्जेम्पशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, अगर कम्यूटेड पेंशन है तो ये एग्जेम्प्ट होगी. अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल है. कम्यूटेड पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A में. दिस बेनिफिट इज स्टिल गोइंग टू बी अवेलेबल for those taxpayers who opted for new taxation regime. Exemption for leave encashment under section 10 subsection 10AA. So this leave encashment benefit of section 10AA is still available for those employees who opted for new taxation regime. Exemption for retrenchment compensation, अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो रिट्रेंच किया जाता है as per the retrenchment policy of the organization और उसको कुछ compensation दिया जाता है for the particular period of time where he or she may not find a new job or as a part of the support fund, तो section 1010B में पहले भी exemption थी और alternate taxation regime में अभी भी exemption available है. Exemption for compensation of voluntary retirement under section 1010C. अगर if organization have a formalized policy in place for compensation on voluntary retirement, this section has been inserted to promote technology intensiveness in the organizations. तो जहां पे जिन ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो अगर वो रिटायर करते हैं तो उनको कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाता था, तो उनके हैंड्स में ये कॉम्पनसेशन टैक्सेबल ना हो. दैट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010C. एंड दिस एग्जेम्पशन विल स्टिल गोइंग टू बी अवेलेबल, is still going to be available in the new taxation regime, that is compensation on voluntary retirement, that is under section 10 subsection 10C. Exemption on non-monetary perquisites paid by employer under section 1010CC, still benefit of this is available under new taxation regime. Exemption for sum received under life insurance policy under section 1010D is still available in the new taxation regime. Exemption for interest and withdrawal for recognized provident fund under section 10 subsection 12. Yes, अगर पीएफ में से recognized provident fund में से कोई इंटरेस्ट विड्रॉवल होता है, कोई प्रिंसिपल विड्रॉवल होता है, तो that exemption is still available under section 10 subsection 12. ये इनकम जो है न्यू टैक्सेशन रिजाइम में अभी भी अवेलेबल है. Exemption for payment from NPS अंडर सेक्शन 1012A/12B. नेशनल पेंशन स्कीम से जो है कोई भी पेमेंट रिसीव होता है
So that income will going to be exempt under section 10(12)(a) or 10(12)(b) as the case may be under new or alternative taxation regime. Exemption for payment from approved superannuation fund. अगर कोई approved superannuation fund setup है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो एम्प्लॉय को पेमेंट मिलता है, तो दैट पेमेंट इज स्टिल गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13, राइट. तो अगर हम इन एग्जेम्पशंस का एक कंक्लूसिव व्यू दें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जो लगभग पहले एग्जाम थे, ड्यूरिंग ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम इट विल कंटिन्यू गोइंग टू बी रिमेन एग्जेम्प्टेड, राइट. बट 2-3 नेचर की ऐसी इनकम है जो जिनका रिटायरमेंट बेनिफिट से संबंध नहीं है, रिटायरमेंट बेनिफिट से कनेक्शंस नहीं है. वो इनकम है, एक तो इंटरेस्ट ऑन पीएफ, राइट, और एक है फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि, और एक और है जैसे सम रिसीव फॉर लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी, दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d). सर ये एग्जेम्प्ट रखना बहुत जरूरी था. व्हाई? बिकॉज सैलरी एम्प्लॉय के केस में they have to bring a balance, right? Because आगे हम डिस्कस करेंगे आगे वाली पीपीटीज में जब हम ऑप्शन की बात करेंगे कि किन के लिए ऑप्शन अवेलेबल है स्विचिंग का, किन के लिए ऑप्शन स्विचिंग का अवेलेबल नहीं है. अगर हम एम्प्लॉय का जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है न्यू और ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में उसको एनालिसिस करें तो एम्प्लॉय के पास जो है ऑप्शन अवेलेबल है स्विचिंग का हर साल. वो जिस साल में चाहे ओल्ड में रह सकता है, जिस साल में चाहे वो न्यू में रह सकता है, राइट. तो जब वो ओल्ड में रहता है और इन्वेस्टमेंट करता है और जब वो न्यू में चला जाता है और जब उसको इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी मिलती है तो गवर्नमेंट हैज टेकन केयर ऑफ दिस कि जब उसने इन्वेस्टमेंट किया था उसको बेनिफिट मिला, तो जब उस इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी हो चाहे वो न्यू टैक्सेशन रिजाइम में हो तब भी उसको बेनिफिट मिल जाए. दैट्स व्हाई दीज एग्जेम्पशंस आर प्रॉपर्ली कवर्ड एंड द बेनिफिट हैज बीन गिवन इन द न्यू और अल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम. एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, हाँ जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. सेक्शन 115 बीएसी में जो लॉसेस हैं, जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं वो अलाउ होंगे या नहीं होंगे, लॉसेस का एडजस्टमेंट क्या होने वाला है, ये डिस्कस हम अभी इस पीपीटी में करने वाले हैं. सेक्शन 115 बीएसी जो है वो एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस के बारे में क्या कहता है. द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑब्लिक एचईएफ इज कैलकुलेटेड विदाउट एडजस्टिंग ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस and or additional depreciation from any earlier years. Yes, this is what section 115 BSE has laid out a condition or a restriction, we can say, that adjustment of the brought forward loss or adjustment of any unabsorbed unadjusted additional depreciation is not allowed. अगर कोई बिजनेसमैन न्यू टैक्सेशन रिजाइम में जाता है और उसके पिछले साल के जो लॉसेस हैं वो सेट ऑफ नहीं हुए हैं, वो चाहे कि मैं न्यू टैक्सेशन रिजाइम में भी चला जाऊं और मेरे लॉसेस भी सेट ऑफ हो जाएं करंट इनकम के साथ, करंट ईयर की टोटल इनकम के साथ, तो सर ये बेनिफिट जो है ये गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है कि अगर आपको न्यू टैक्सेशन रिजाइम में जाना है तो आपको अपने पुराने लॉसेस का बेनिफिट को भूलना पड़ेगा. यू हैव टू फॉरगेट and you have to forgive the benefits of the losses that you would intend it to avail whenever you earn income if you are opting into alternate taxation regime. तो यहाँ पे adjustment of brought forward losses और additional depreciation का जो benefit है वो नहीं मिलेगा. For clarity purpose, I am again repeating, sir, current year का depreciation जो है वो मिलता रहेगा with some restrictions. वो मैं आपको आगे बताऊंगा. दैट ऑल्सो आई विल टच इन अपकमिंग पीपीटीज के जो करंट ईयर के डेप्रिसिएशन पे है वो क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं. बट अभी के लिए सिर्फ I'd like to share this, that current year normal depreciation will going to be available as it is with respect to some other conditions. Any loss under the head income from house property cannot be set off. हाँ जी, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है जो पीछे से चला आ रहा है वो सेट ऑफ नहीं होगा अगर आप ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में चले जाते हैं तो दिस इज डिनाइड. ये वाले लॉस का बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा. दिस इज टेकन अवे. यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट द लॉस.
brought forward loss oblique depreciation shall be deemed to have been given, again I am repeating, shall be deemed to have been given full effect and no further reduction for such loss oblique depreciation shall be allowed for any subsequent year. Yes, this is very important. इस पॉइंट का मतलब जो है वो हम ये समझ सकते हैं कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन है वो साहब ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम में तो नहीं मिलेगा as per the language and wordings of the section 115 BAC, because that benefit has been taken away. Benefit is not allowed for brought forward losses and depreciation, right? This is not current year depreciation, but this is unadjusted unabsorbed depreciation. So this benefit will not going to be available, but ये मान लिया जाएगा कि जो इनका जो benefit है वो पूरा दे दिया गया है. It has been deemed that the benefit of brought forward losses and depreciation has been given. So what is the purpose of having this deeming fiction in the law as per the wordings of section 115 BAC? The purpose is that once a businessman who is an individual or HUF opted for section 115 BAC, किसी इंडिविजुअल और HUF जो बिजनेस कर रही है उसने 115 BAC में ऑप्ट किया और कोई पुराने ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं, कोई पुराना एडिशनल डेप्रिसिएशन है, चलता आ रहा है, तो उसका बेनिफिट ये मान लिया जाएगा कि दे दिया है. अब जब आपने ये मान लिया है कि दे दिया है और वो नेक्स्ट ईयर अगर उसके पास ऑप्शन है वापस पुरानी रिजाइम में जाने का और वो चाहे कि वापस से वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले ले तो वो नहीं मिलेगा. इट विल नॉट गोइंग टू बी अलाउड फॉर एनी सब्सिक्वेंट ईयर. किसी सब्सिक्वेंट ईयर में उसका बेनिफिट जो है वो नहीं मिलने वाला है अगर एक बार आपने न्यू टैक्सेशन रिजाइम ऑप्ट कर ली है और आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, तो दोज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस यू हैव टू फॉरगेट एंड फॉरगिव. assessee now option section 115 BAC subsection 5 talks about option के कौन से ऐसे assessees हैं जो स्विचिंग कर सकते हैं हर साल. इस साल if I wish to be in a new taxation regime or the next year I wish to be in the old taxation regime, then next to next year I wish to be in the new taxation regime. क्या ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है? ये ऑप्शन जो अवेलेबल है या नहीं है सर, इसका जवाब हमें देता है सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 5 जो एसएससी को दो कैटेगरी में बांटता है. सबसे पहली कैटेगरी उन एसएससी की है जिनकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है और दूसरी कैटेगरी उन एसएससीज की है जिनकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है. Those assessees does not have business profession income. सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 5 क्या कहता है आइए देखते हैं. The option must be exercised along with the return of income for every previous year. Option कैसे exercise होगा, कौन सा फॉर्म है, that everything I will going to cover in upcoming PPTs. The option must be exercised along with the return of income for every previous year. हर साल की रिटर्न ऑफ इनकम के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करना है. सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 5 says this. And section 115 BAC subsection 5 also says that option can be withdrawn for subsequent years. It means that if for the upcoming year any assessee opted for alternate taxation regime, then for the next year the option can be withdrawn. The option can be withdrawn for the alternative taxation regime and then the assessee can be restored back to the previous or the old regime or the normal provisions of the income tax law. तो जब स्विचिंग का ऑप्शन नई इस साल पुरानी अगले साल उसके अगले साल नई फिर उसके साल पुरानी, ये ऑप्शन अवेलेबल है उन असेसीज के लिए जिनकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है. यस, जिनकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है. द राइडर और द कंडीशन हियर इज द असेसी डू नॉट हैव बिजनेस प्रोफेशन इनकम. सर राइडर सैलरी का नहीं है, सैलरी इनकम का राइडर नहीं है. इनकम जो असेसी का नेचर का राइडर है वो ये है कि उसकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम जो है वो नहीं होनी चाहिए. उसकी इंटरेस्ट इनकम होगी तो चलेगा, सैलरी इनकम होगी चलेगा, हाउस प्रॉपर्टी होगी चलेगा, कैपिटल गेन होगी तो चलेगा, बट अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो ही स्विचिंग अलाउ है. अगर बिजनेस इनकम है तो देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग पीपीटी. नाउ द सेकंड कैटेगरी और द सेकंड क्लास ऑफ असेसी which is covered by section 115 BAC subsection 5
that whether the option of switching between the alternative taxation regime every year is available or not. This is very important point of discussion. This is very important aspect because lot many clients we have जिनको हमें सोच समझ के ऑप्शन एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि सर रेस्ट्रिक्शन है. बिजनेसमैन हर साल जो है वो नॉन बिजनेस इनकम वाले की तरफ इतना फ्री नहीं है कि हर साल उसका ऑप्शन जो है आप स्विच कराते रहें. इट इज नॉट अलाउड इन लॉ. यस. और कोई डिफॉल्ट होता है या आप कोई किसी ऑप्शन की कंडीशन एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसके कितने भयानक सर्कमस्टांसेस हैं, उसके कितने भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. दैट ऑल्सो आई विल गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि अगर 115 बीएससी की कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं होती है तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट एसएससी हु हैव बिजनेस इनकम. इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है. अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो वो कौन सी कंडीशंस है, वो कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है जो इनको कंप्लाई करनी है. Once the individual or HUF has exercised the option of lower taxation regime for any previous year, it remains valid for subsequent years. It remains valid for subsequent years. The option cannot be withdrawn. The option cannot be withdrawn. Yes, means the normal provision is if the assessee has business or profession income and has opted for the new taxation regime, then for the subsequent years the option cannot be withdrawn. मतलब अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन की इनकम जिस एसएससी की है उसने किसी प्रीवियस ईयर के लिए जो है ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया न्यू टैक्सेशन रिजाइम में जाने के लिए, तो सर आगे आने वाले सालों के लिए ऑप्शन विड्रॉ करने का राइट उसके पास नहीं रहेगा. That assessee who have business or profession income have to mandatorily remain in the new taxation regime, cannot go back to the old taxation regime with respect to some conditions, with respect to some exceptions that I will going to discuss here further, except when assessee ceases to have business or profession income. सबसे पहली exception तो सर ये है कि अगर किसी साल में उसकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम होती ही नहीं है तो उसके पास पुरानी रिजाइम में जाने का ऑप्शन आ जाएगा. इट गेट्स एक्टिवेटेड. अगर उसकी कंटिन्यूअसली बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आ रही है, एक्रू हो रही है, उसको जो है वो मिल रही है बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम, देन देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल टू go to the other or old taxation regime. This is the normal provision, and we have also discussed the one exception कि अगर किसी आने वाले साल में बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम जो है वो उसको एक्रू नहीं होती है तो उसके पास ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा कि वो रिजाइम चेंज कर सकता है. बट यहाँ पे एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी, एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो है वो लॉ में प्रोवाइड की गई है उस एसएससी को जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है. दैट ऑप्शन टू स्विच बैक टू ओल्ड रिजाइम इज अवेलेबल ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम. हाँ जी. अगर वो एसएससी जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है वो न्यू टैक्सेशन रिजाइम में चला गया है और वो वापस ओल्ड में आना चाहता है तो सर ये वाला ऑप्शन वो अपनी लाइफ टाइम में एक बार ही एक्सरसाइज कर सकता है. अगर उसने एक्सरसाइज कर लिया देन इट विल गोइंग टू लैप्स. अब वो वापस से न्यू रिजाइम में नहीं जा सकता. दिस इज व्हाट द लॉ सेज. दिस इज व्हाट द वर्डिंग ऑफ सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 5 सेज. राइट. सो टू समराइज इट, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी बिजनेस इनकम है उनके पास स्विचिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अगर वो एक बार न्यू टैक्सेशन रिजाइम में चले जाते हैं. तो दिस इज द नॉर्मल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू टू एक्सेप्शंस. फर्स्ट एक्सेप्शन इज अगर किसी साल में उस एसएससी की बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होती है, there will be no income from business or profession, then again the option to change regime gets activated, right? And again the second exception is when the assessee have to switch back again to the old regime, then once in a lifetime option is available. That what the section 115 BAC subsection 5 says. Example, Mr. Suresh, an individual with business income who have opted for the new tax regime, have once in a lifetime option to switch back to the old existing regime and again continue availing deductions and tax exemptions. However, once this option of reverting back to the old tax regime is exercised,
Then Mr. Suresh in future cannot opt for the new tax regime. हाँ जी, सुरेश एक इंडिविजुअल है जिसकी बिजनेस इनकम है, जिसने न्यू टैक्स रिजाइम के लिए ऑप्ट किया था। वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन है उसके पास स्विच बैक करने का ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में। ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में उसको सारे डिडक्शंस एग्जेम्पशंस अवेलेबल हो जाएंगे जो अभी अवेलेबल होते आ रहे हैं। और एक बार उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, once this option of reverting back to the old tax regime is exercised, then Mr. Suresh in future cannot opt for the new taxation regime. So there is a rider, there is a condition for those assessees who have business or profession income that it is not at their will, it is not at their option to again switch or to reswitch or to restore back to the to the old taxation regime from the new regime, right? So one need to be very cautious. One need to make complete analysis if there are brought forward losses, if there is unabsorbed depreciation, if there are some deductions under section 80C to 80U available to the individual who have business or professional income, then proper analysis needs to be done about the pros and cons of shifting or migrating to the alternate taxation regime. If Mr. Suresh business income ceases to exist in the future year, अगर मिस्टर सुरेश की बिजनेस इनकम जो है वो फ्यूचर ईयर्स में अराइज नहीं होती है, देन ही हैव एन ऑप्शन टू स्विच बैक अगेन टू द न्यू टैक्सेशन रिजाइम एज पर हिज कन्वीनियंस एवरी ईयर, और ही कैन कंटिन्यू विद ओल्ड टैक्स रिजाइम एज वेल। मतलब अगर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम सुरेश की अगर नहीं होती है किसी साल में, तो स्विचिंग का जो ऑप्शन है सुरेश के पास वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है। Once Mr. Suresh ceases to have business income, Mr. Suresh की अगर किसी साल में बिजनेस इनकम नहीं होती है या प्रोफेशनल इनकम नहीं होती है, the right to opt between the existing tax regime and the new tax regime in every financial year is activated. So here the rider is the presence of the business or professional income in the gross total income of the taxpayer or the assessee. Yes, conditions not satisfied as per section 115 BAC. Yes, what will going to happen अगर सेक्शन 115 BAC की कंडीशंस जो है कोई असेसी या टैक्स पेयर सेटिस्फाई नहीं करता है, तो क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर सेक्शन 115 BAC की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है? तो इफ इंडिविजुअल और HUF आफ्टर ऑप्टिंग फॉर ऑल्टरनेट टैक्सेशन regime fails to satisfy any of the condition as per section 115 BAC, then the option becomes invalid. Yes, as per the wordings of the section, it is written that then the option becomes invalid in respect of the year in which default is committed, as well as for the subsequent years also. Yes, अगर कोई डिफॉल्ट होता है, किसी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं करता है एसएससी ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम की, एक छोटे से एग्जांपल से आपको ये बताता हूं कि किस तरह की कंडीशन। मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो सेट ऑफ करना अलाउ नहीं है, बट टैक्स पेयर ने उसको अपनी इनकम में से डिडक्ट कर लिया, सेट ऑफ कर लिया, उसके बाद भी वो न्यू टैक्सेशन रिजाइम में चला जाता है, और 115 BAC की जो टैक्स रेट है उसका बेनिफिट ले लेता है, लोअर टैक्स रेट का, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी सेट ऑफ कर लेता है। It means that assessee is breaching one of the condition as laid out in section 115 BAC. For example, अगर assessee ऐसा करता है तो ये मान लिया जाएगा कि assessee ने ऑप्शन कभी एक्सरसाइज ही नहीं किया था। किस साल के लिए? एक तो उस साल के लिए जिस साल में उसने डिफॉल्ट या कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, और आने वाले सारे सालों के लिए। यस, मतलब करंट ईयर, डिफॉल्ट ईयर का बेनिफिट भी डिनाइड होगा और आने वाले सालों का बेनिफिट भी डिनाई होगा। Consequently, in such a case, it will be assumed that the assessee has not exercised the option of lower tax regime under section 115 BAC in the year in which default is committed and subsequent years. तो ये मान लिया जाएगा कि assessee ने कभी ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया था, उसके ऊपर जो है वो पुराना जो हायर टैक्स स्लैब रेट है वो लगा दिया जाएगा उस साल के लिए और आने वाले सारे सालों के लिए। मतलब अगर कभी एसएससी ने डिफॉल्ट कर दिया कंडीशन से, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का बेनिफिट नहीं लेना था बट ले लिया, फिर भी ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम का बेनिफिट ले रहे हैं उसके साथ साथ,
लॉस सेट ऑफ कर लिया आपने, ये कंडीशंस अगर आपने सेटिस्फाई नहीं की तो ये मान लिया जाएगा कि आपने जो न्यू टैक्स रिजाइम का ऑप्शन है वो एक्सरसाइज ही नहीं किया है फॉर करंट ईयर एज वेल एज फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन होगी, जो भी टैक्स कैलकुलेट होना है इस एसएससी का जिसने डिफॉल्ट किया है, वो एज पर ओल्ड रिजाइम ही कैलकुलेट होगा और ये मान लिया जाएगा कि उसने कभी ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया है। Here I also like to discuss one of the very important CBDT circular. That circular number is C1/2020 dated 13th April 2020. हाँ जी, कोविड के दौरान ये सर्कुलर आया था, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत अच्छी क्लैरिटी देने वाला CBDT का सर्कुलर मैं इसको बोलूंगा, जिसकी जानकारी जो है वो हम सबको होना बहुत जरूरी है। बिकॉज डे टू डे लाइफ में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं प्रोफेशनल्स के पास अब आ रहे हैं कि ऑप्शन एक्सरसाइज करें ना करें, कब करें। अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं ओल्ड में ही रहूंगा बट मेरे को अभी ऐसा लगता है कि मेरे को न्यू में जाना है, तो क्या मैं जा सकता हूं या नहीं, और वाइस वर्सा अगर इसकी रिवर्स सिचुएशन होती है तो ये सारे क्वेरीज का, इस तरह की जो भी क्वेरीज हैं जो एसएससी की आती हैं, द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज कैटेगरी क्वेरीज इज दिस रिलेवेंट सीबीडीटी सर्कुलर is the solution for all the queries. क्या कहता है CBDT circular? As per this CBDT circular, employee not having business professional income, ये CBDT circular specifically उन्हीं employees की बात करेगा जिनकी business profession की income नहीं है, can opt for lower tax deduction under section 115 BAC, can opt for lower tax deduction 115 BAC, क्योंकि 115 BAC में जो है वो tax rates कम है, तो वो लोअर टैक्स डिडक्शन मतलब लोअर टीडीएस इंसिडेंस के लिए जा सकता है और अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर सकता है। यस, द ऑप्शन इज अवेलेबल, बट इन द सीबीडीटी सर्कुलर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर टू बी नोटेड। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट अबव intimation by the employee to the employer for going for the lower tax reduction and exercising new taxation regime is available only for the purpose of TDS and cannot be modified during the year, not subsequent years. Yes, so ये जो इंटीमेशन दी है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कि मैं जो है न्यू टैक्सेशन रिजाइम में रहना चाहता हूँ, उसने इंटीमेशन दे दी, तो पूरे साल जो है उसका टीडीएस इसी पैरामीटर पे कैलकुलेट होगा और डिडक्ट होगा और एम्प्लॉयर जमा कराएगा, टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा, ये मानते हुए कि वो एम्प्लॉय न्यू टैक्सेशन रिजाइम ऑप्ट कर रहा है, राइट। बट द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने इंटीमेशन दे दी साहब दिसंबर में कि मैं न्यू टैक्सेशन रिजाइम में जाऊंगा और मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब जनवरी में उस एम्प्लॉय को कोई बोनस मिल गया या कुछ अच्छी इनकम उसको कहीं ना कहीं से आ गई, एंड देन दैट एम्प्लॉय हैज डिसाइडेड दैट आई वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स नाउ, आई वांट टू मेक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स नाउ, आई वांट टू बाय लाइफ इंश्योरेंस, आई वांट टू बाय मेडिकल इंश्योरेंस, आई वांट टू इन्वेस्ट इन पीपीएफ। सो दिस ऑप्शन इज स्टिल अवेलेबल टू दैट एम्प्लॉय कि जब वो रिटर्न फाइल करे तो वो ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में जाके रिटर्न फाइल कर सकता है। इंटीमेशन टू द एम्प्लॉयर बाय द एम्प्लॉय ऑफ ऑप्टिंग लोअर टैक्सेशन रिजाइम is not binding on the employee at the time of filing of ITR. This benefit is still available. Employee की मर्जी है, it is at the will, it is at the wish of employee that by exercising which option that employee want to file ITR, by remain in the lower taxation regime or by remain in the old taxation regime, irrespective of the fact that what intimation that employee has gave to its employer. If the above intimation is not made by the employee, अगर साहब एम्प्लॉयर पूछता रहा कि बता दो नहीं में जाओगे क्या, और जो एम्प्लॉय है उसने कोई इंटीमेशन नहीं दी, उसने कुछ इंफॉर्मेशन टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड कि वो कौन सी रिजाइम में जाना चाहता है नहीं बताया एम्प्लॉयर को, so the employer shall continue to deduct TDS ignoring provisions of section 115 BAC। मतलब एम्प्लॉयर उसका TDS नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से काटता रहेगा, मतलब टीडीएस कटता रहेगा एज पर ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम, नॉट एज पर न्यू टैक्सेशन रिजाइम। अगर एम्प्लॉय जो है वो इंटीमेशन पे साइलेंट रहता है कि मेरे को नहीं बताना साहब,
आपको जो काटना है काट लो। तो एम्प्लॉयर की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि वो ओल्ड टैक्स रिजाइम, मतलब नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द लॉ, बाय इग्नोरिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बीएसी जो है, कंसिडर करके उसका टीडीएस, उस एम्प्लॉय का टीडीएस जो है अकॉर्डिंगली डिडक्ट कर ले। So I would say this CBDT circular was a welcome circular and has clarified lot of confusions that used to happen at the time of announcement of this new taxation regime. And this circular also promotes a good level of flexibility, in the hands of employees. That employee is not bound by the intimation that what he or she has given to the employer, but it is the will and wish of the employee at the time of filing of ITR that which regime is better. I would say this kind of CBDT circulars are always welcome, and this is a very beautiful and appreciative circular that it is in the benefit and it is in the interest of the taxpayer. Yes, so let's talk about the compliance part. Form prescribed for opting alternative tax regime. सेक्शन 115 बीएसी कौन सा फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है अगर ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम में हम जाते हैं तो फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है सर इनकम टैक्स 22nd अमेंडमेंट रूल्स 2020 जो है, ये जो अमेंडेड रूल्स है ये प्रिस्क्राइब करते हैं बिकॉज द लॉ इज ओनली फॉर अफर्मिंग और प्रोवाइडिंग अ प्रोविजन एंड रूल्स आर देयर टू एडमिनिस्टर द लॉ। तो जितने भी फॉर्म्स और कंप्लायंस पार्ट होता है, द रूल्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ that compliance so as to avoid law becoming bulky and heavy. So the income tax 22nd amendment rules 2020 prescribed as an individual HUF can exercise option for alternative taxation regime under section 115 BAC by uploading form number 10IE on or before, the form name is form number 10IE, कब फाइल करना है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सबमिटिंग रिटर्न ऑफ इनकम। आईटीआर की ड्यू डेट से पहले तक, आईटीआर की ड्यू डेट तक या फिर उससे पहले तक आप जो है ये फॉर्म 10IE जो है ये फाइल कर दें। अब द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज इलेक्ट्रॉनिकली, इधर डिजिटल सिग्नेचर और ईबीसी, ये तो हर फॉर्म में जो है वो जो है अप्लाई कर ही दिया है, दैट इट कैन बी इधर इलेक्ट्रॉनिकली, it can be exercised only electronically either under digital signature or electronic verification code. फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ही होगा, मैनुअल फाइलिंग नहीं करनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, द रिलेवेंट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 10IE ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। Yes, so alternate taxation regime for cooperative societies, that is section 115 BAD. Yes, the important part was section 115 BAC, but we also need to touch upon this aspect of section 115 BAD, which talks about alternative taxation regime for cooperative societies, because as a professional we keep on dealing with taxation aspect of many cooperative societies, those who are our client or directly or indirectly we consult to the cooperative societies. So it is important part of the professional to consult to the cooperative societies on time that which taxation regime would be better for cooperative societies so that they can plan their affairs accordingly. So at the time of filing of the returns or at the time of filing of audit reports, the relevant form for exercising the option should be filed so that there should be no default committed by the taxpayer, especially a cooperative society who is opting for alternative taxation regime. Currently, cooperative society is taxable at a progressive tax slab and the higher tax slab is 30% if the income exceeds rupees 20,000. So the purpose of forming a cooperative society is to cooperate, right? And whatever profit the cooperative societies earn should be invested back for the purpose or for the object for which the cooperative society has been formed. This is the intent and purpose of forming a cooperative society. So जब भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स स्लैब की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि टैक्स स्लैब इतना छोटा सा क्यों है, मतलब 10,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 10,000 से 20,000 तक जो है वो कितना 10% टैक्स है, 20,000 से 30,000 जो है, मतलब 20,000 से ऊपर इनकम जाते से ही जो है वो 30% टैक्स स्लैब में कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉल हो जाती है। इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सो द पर्पस एंड इंटेंट ऑफ फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज that there should be very less profit remain in the end. If the profit is remain, then it will going to be taxable, right?
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का पर्पस ये होगा कि जो प्रॉफिट है वो वापस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वापस उसमें डिप्लॉय हो जाए. सो दिस इज द पर्पस. तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम जो है इंट्रोड्यूस की गई है. असेसमेंट ईयर इफेक्टिव है 2021-22, and this alternate taxation regime for cooperative societies, that is section 115 BAD, was brought in at the same time when alternative taxation regime for individual and HEF was brought in, that is at the time of Finance Act 2020, and the section is 115 BAD. Section 115 BAD will be applicable with effect from 2000 assessment year 2021-22, applicable only on resident cooperative society. This is very important. This section is not for section is only for resident cooperative societies. Total income is calculated without claiming additional depreciation. Again, I am repeating, additional depreciation will not be available. Without claiming additional depreciation, but the current year depreciation with respect to certain conditions still going to be available. And deduction under section 10 AA, section 32 AD, section 33 AB, section 33 ABA, section 35 80C or 80U, but not being section 80 JJA and 80 LA. Double J talks about deduction for generation of employment and 80 LA talks about offshore banking units. ये बेनिफिट जो है इन दोनों सेक्शंस का मिलता रहेगा ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में. बाकी सारे सेक्शंस 80C to 80U कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, सेक्शन 80P. I would say this is the most common benefit taking or benefit granting section in case of cooperative society, that is section 80P. तो लगभग हर कैटेगरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है. कोई जैसे फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर कोई हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है. तो इस कई सारे बेनिफिट जो है सेक्शन 80P इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रांट करता है. बट अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू टैक्सेशन रिजाइम में जाती है तो सर सेक्शन 80P जो लगभग सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस सेक्शन का बेनिफिट लेते हैं, that benefit also has been denied because it covers in the bracket of section 80C to 80U. ये वाला बेनिफिट भी नहीं मिलेगा. सिर्फ दो बेनिफिट मिल सकते हैं, that is section 80 JJA, deduction for generation of new employment or hiring new employees, और section 80 LA1A, that is offshore banking units. Total income is calculated without adjusting brought forward losses and or depreciation from any earlier years, as same as like section 115 BAC. यहाँ पर भी जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का एडजस्टमेंट टोटल इनकम के साथ नहीं किया जाएगा. किसी भी अर्लियर ईयर के जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं उसका जो है सेट ऑफ करेंट ईयर के प्रॉफिट के साथ अलाउ नहीं है. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो किसी नए नई ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में जाती है तो brought forward loss and or depreciation shall be deemed to have been given full effect and no deduction shall be allowed in any subsequent years. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी नई टैक्स रिजाइम में जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑप्ट फॉर अ न्यू टैक्सेशन रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAD, तो ये मान लिया जाएगा कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो उसको ग्रांट कर दिया गया है और आगे आने वाले किसी भी साल में उसको ये वाला बेनिफिट नहीं दिया जाएगा. मीनिंग देयर बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी हु इज ऑप्टिंग फॉर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम हैज टू फॉरगेट एंड फॉरगिव द बेनिफिट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन व्हिच दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंटेंड टू अवेल एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स. Deduction of depreciation other than additional depreciation is allowed in such manner as may be prescribed. Yes, जो depreciation की deduction है वो alternate taxation regime या फिर new taxation regime में available होगी. I am talking about normal current year depreciation, not additional depreciation. जो है वो एक particular prescribed manner में जो है वो allow होगी. अभी जल्द ही उसकी बात अपन करेंगे कि क्या है वो तरीका डेप्रिसिएशन का जो अलाउ किया जाएगा इन केस ऑफ ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम. Yes, so the next is tax rate for cooperative societies is a flat tax rate. There is no progressive taxation slab for cooperative societies like for individual or HEF in section 115 BAC.
So tax rate under section 115 BAD for alternate taxation regime for cooperative society is 22%. Yes, अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन देखें तो अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया कि साहब 20,000 से ऊपर अगर इनकम है तो 30% के टैक्स स्लैब में कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉल हो जाती है, बट यहाँ पे 8% का डायरेक्ट बेनिफिट देते हुए टैक्स रेट जो डिसाइड की गई है सेक्शन 115 BAD में, दैट इज 22% ओनली, मतलब more or less direct benefit of 8% extended, but at the same time benefit of the important section, that is section 80P, has been denied or has been taken away. Cooperative society section 80P जैसे sections का benefit अब alternate taxation regime में नहीं ले पाएंगी. Income tax computed as per section 115 BAD shall be increased by surcharge at the rate 10%. surcharge sir add होगा, sorry, surcharge add होगा ही होगा under all circumstances irrespective of quantum of income. Yes, जो इंडिविजुअल और HUF में जो है वो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है 50 लाख से ऊपर की इनकम पे, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में यहाँ पे सेक्शन 115 BAD में सरचार्ज का इंसिडेंस ऑन द टैक्स is irrespective of the quantum of income. This is very important aspect. Health and education cess is applicable at the rate 4% of income tax and surcharge. This is a normal provision as it is taken from the old taxation regime. Once cooperative society has exercised the option of new tax regime for any previous year, it cannot be subsequently withdraw for the same or any other previous year. सर एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम ऑप्ट कर ली तो आगे आने वाले सालों में वो पुरानी टैक्स रिजाइम में नहीं जा पाएगी. Yes, there is no option to switch again and again between the old regime and the new regime, then old, then new, then old, then new. It is not at the will and wish of the cooperative society to opt for which regime. But once there is a condition, there is a rider. But once cooperative society has opted into the new regime, then mandatorily cooperative society has to remain for subsequent years in the new taxation regime always. So we as a professional need to be very cautious and careful at the time of advising or consulting or at the time of finalizing returns for cooperative societies that which regime would be better, by keeping in view this consequence that once a new taxation regime has been opted, it cannot be shifted to the old taxation regime as per the wordings and language of section 115 BAD. If resident cooperative society fails to satisfy any of the condition as per section 115 BAD, then the option becomes invalid in respect of the year in which default is committed and subsequent years. Consequently, in such a case, it will be assumed that the SEC has not exercised the option of lower tax regime under section 115 BAD in the year in which default is committed and subsequent years. It is like or I would say it is worded in similar manner with section 115 BAC कि अगर section 115 BAC में जो consequences थे default करने के, कोई condition satisfy नहीं करने के, तो यहाँ पे cooperative society के लिए भी section 115 BAD में अगर default होता है, कोई condition satisfy नहीं होती है, मान लीजिए cooperative society ने section 80P की deduction का benefit ले लिया, बेनिफिट लेने के बाद उसने न्यू टैक्स रिजाइम या ऑल्टरनेट टैक्स रिजाइम का बेनिफिट भी ले लिया, तो इट इज अ डिफॉल्ट एज पर सेक्शन 115 BAD. तो अब इस डिफॉल्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इस डिफॉल्ट का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि ये मान लिया जाएगा कि साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उस पर्टिकुलर ईयर में ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया था और आने वाले सालों में भी उसने कभी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है. दिस इज द कॉन्सिक्वेंस of making default as per section 115 BAD. Form prescribed for opting alternate taxation regime for cooperative societies. हाँ जी, अभी हमने जो फॉर्म डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, it was for individual or HUF alternate taxation regime. Now we are talking about form prescribed for alternate taxation regime in case of cooperative societies. The Income Tax 22nd Amendment Rules 2020 has prescribed the said form. Income Tax 22nd Amendment Rules 2020 ने जो है वो particular एक form prescribe किया है इस particular purpose के लिए. A resident cooperative society can exercise option for alternate taxation regime under section 115 BAD.
by uploading form number 10IF. For individual HUF, it was 10IE that we discussed in earlier PPTs. Now for cooperative societies, for taking benefit of section 115 BAD, the prescribed form for taking benefit is form number 10IF. Yes, this is also very important. And filing of the form 10IF is also one of the condition for taking benefit of section 115 BAD. अगर फॉर्म नहीं फाइल होता है, so it is one of the default that cooperative society may commit under section 115 BAD, and the consequences of committing a default is that it may be deemed that cooperative society has not opted for the alternate tax regime for the year in which the default has been committed, as well as for the subsequent years. ये मान लिया जाएगा कि cooperative society ने कभी नया स्कीम, नई रिजाइम का जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज ही नहीं किया था, तो उस साल के लिए और आने वाले आगे सालों के लिए भी. So what is the due date or time limit of filing the said form number 10IF for cooperative society under section 115 BAD? The time limit is on or before due date of submitting return of income. Return of income की तारीख तक या उससे पहले जो है फॉर्म 10IF कोऑपरेटिव सोसाइटी को फाइल करना पड़ेगा अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम का बेनिफिट लेना चाहती है. तो the option can be exercised electronically either under digital signature or electronic verification code. There will be no manual filing. It is all online filing, as we are all abreast and aware about this fact that the option can be exercised electronically either using digital signature or electronic verification code. Maximum rate of depreciation under new taxation. This is also one of the very important aspect that we must always be aware about कि जो नई टैक्स रिजाइम है वहां पे एक मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स की गई है. देयर इज अ सीलिंग. ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजाइम में चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स की हुई है. आप इस पर्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते. इट इज नॉट अलाउड, इट इज डिनाइड. अगर आप ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में जाते हैं तो this amendment has also brought in by the Income Tax 22nd Amendment Rule 2020 has provided that the maximum depreciation for the purpose of computing tax liability under alternative tax regime of section 115 BAC and 115 BAD shall not be more than 40% of WDV. Again, I am repeating, shall not be more than 40% of the WDV of the relevant block of assets. Meaning thereby, the maximum rate of depreciation under new taxation regime allowed here is 40% is the maximum rate. You cannot cross 40% relevant rate in case of lower taxation regime. So this is the maximum ceiling rate for depreciation for block of assets, that is 40% of the WDV. अब ये भी एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे हमें करना बहुत जरूरी है कि वो ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जो 40% क्रॉस होती है, बिकॉज उन एसेट्स पे डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्पैक्ट उन्हीं एसेट्स पे आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्नीचर एंड फिक्सचर है दैट यूज्ड टू बी टैक्सेबल एट अ 10% WDV रेट of the relevant block of asset, तो अगर 10% जो है इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन रेट है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की, तो वो इस पर्टिकुलर अमेंडेड रूल से इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी 40% की मैक्सिमम सीलिंग के अंदर है. तो यहाँ पे हमें ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि ऐसी वो कौन सी एसेट्स हैं जो 40% क्रॉस करती है. उन एसेट्स पे सीधे सीधे इंपैक्ट होने वाला है अगर वो एसएससी ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में स्विच होता है. तो एसेट्स अफेक्टेड बाय दिस रेस्ट्रिक्शन, कौन सी एसेट्स जो है वो इस अमेंडमेंट से जो है वो अफेक्ट होनी है. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. मोटर बसेस, मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर acquired on or after 23rd April 2019 but before 1st April 2020 and is put to use before 1st April 2020.
This is also very important to identify that which are those block of asset which will going to impact when the assessee will going to opt for the new taxation regime, because I am again repeating that it is a trade off. ये ट्रेड ऑफ सिचुएशन है कि अगर आप ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में जाएंगे तो उसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है, और जो है पुरानी में रहेंगे तो उसके भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है. तो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक मैं बोलूंगा कि एक नेगेटिव पॉइंट है न्यू टैक्सेशन रिजाइम में जाने के लिए, कि साहब अगर उस एसएससी के पास मोटर बस है फॉर रनिंग देम ऑन हायर, मोटर लॉरीज है, मोटर टैक्सीज है फॉर रनिंग देम ऑन हायर, तो अगर वो ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में रहता तो 45% टैक्स अलाउ हो, डेप्रिसिएशन अलाउ होता और टैक्स इंसिडेंस कम आता. बट अगर वो न्यू टैक्सेशन रिजाइम में जा रहा है तो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा 40% ऑफ डब्ल्यूडीवी, मतलब 5% कम. अब जब डेप्रिसिएशन कम अलाउ होगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, जब प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो टैक्स इंसिडेंस ज्यादा आएगा. So again, as a professional, we need to analyze this situation of the client, of the assessee who used to do these kind of businesses and possess these kind of assets, which falls into this category, which attract 45% taxation rate in income tax. So concludingly, the position here is depreciation rate if option is not exercised for alternative taxation regime under section 115 BAC or 115 BAD. अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता है तो टैक्स रेट है साहब 45%, और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है, आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं न्यू टैक्सेशन रिजाइम में, तो जो डेप्रिसिएशन रेट है वो लगेगी 40% की. अगेन वी ऑल नीड टू मेक एन एनालिसिस, अगेन वी ऑल नीड टू मेक अ स्टडी ऑफ द क्लाइंट कि वो एसेट उसने कब खरीदी है, उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या है, टैक्सेशन का पे इम्पैक्ट क्या आने वाला है, डेप्रिसिएशन का 45% में रहते हैं तो और 40% में जाते हैं तो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ एसेट that used to get impacted whenever assessee or a taxpayer opted for the new taxation regime, especially motor buses, motor lorries and motor taxis used in the business of running them on hire. This is the particular category of asset that I identified which will going to impact because of this case. एक छोटा सा डिस्कशन और जाते जाते यहाँ पे बहुत जरूरी है फॉर द नॉलेज ऑफ द मेंबर्स, दैट व्हाट विल गोइंग टू बी द अफेक्टिव डेट. सर अफेक्टिव डेट पे चर्चा यहाँ पे जल्दी से जल्दी 2-3 मिनट में मैं कर लेता हूँ. यहाँ पे अफेक्टिव डेट पे डिस्कशन करना क्यों जरूरी है? अफेक्टिव डेट पे डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रूल्स जिनसे अमेंडमेंट लाया गया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में, जिन पे मैक्सिमम सीलिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की फिक्स करी गई है साहब, वो अमेंडमेंट आया था 1 अक्टूबर 2020 को, और प्रोविजन एप्लीकेबल होता है असेसमेंट ईयर 21 और 2021 और 2022 से. तो अब जो अमेंडमेंट है वो मिड ऑफ द ईयर में आया है, तो क्या डेप्रिसिएशन आधे साल का 40 और आधे साल का 45 लगेगा, पूरे पे 45 लगेगा या पूरे पे 40 लगेगा? इट इज आई वुड से इट इज रादर अ कंफ्यूजिंग पॉइंट. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो मैं यहाँ पे सभी मेंबर्स के साथ डिस्कस करना चाहूंगा. द केस लॉ ऑफ एस फलाना स्वामी ऑफ ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट. द साइटेशन इज 219 ITR 380. ये केस लॉ साफ साफ कहता है that it is a settled law that though the subject of the charge is the income of the previous year, but the law is to be applied. Again I am repeating, the law is to be applied is the law that is in force as on 1st April of the assessment year. मतलब कि वो लॉ जो असेसमेंट ईयर के पहले दिन मौजूद है, जो पहले दिन एग्जिस्ट करता है असेसमेंट ईयर के, वो वाला लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा. अब सर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है 2021 और 2022. अब 1 अप्रैल 2021 को जो लॉ होगा एप्लीकेबल, वो सेक्शन 115 BAC और 115 BAD की टैक्सेबिलिटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. अब ये जो अमेंडमेंट रूल्स हैं, ये लॉ एग्जिस्ट करेगा उस डेट तक भी होपफुली. तो जो 40% की जो मैक्सिमम सीलिंग रेट है डेप्रिसिएशन की, वो पूरे साल पे लगने वाली है एसेट्स के ऊपर. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट जो ये कहती है कि अमेंडमेंट कभी भी आया हो, बट वो वाला लॉ जो पहले दिन असेसमेंट ईयर के एग्जिस्ट करता है, वो वाला लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. Consequently, the above modification of maximum rate of depreciation of 40% shall be applied from assessment year 2021 and 22. Assets affected by the restriction की discussion we have already done. Mode of adjustments of unabsorbed depreciation. This is also one of the important point of discussion के जो
अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा, उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप उसको बुक्स में एडजस्ट करेंगे तो करेंगे कैसे, इट इज अ बिग क्वेश्चन। तो ये जो अमेंडेड रूल्स है ये भी इसका तरीका बताते हैं कि जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, जो अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन आपका रह गया है, उसको आपको कैसे एडजस्ट करना है अगर आप ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम में शिफ्ट होते हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं, कैसे एडजस्टमेंट होगा आइए देखते हैं। ऑप्शन फॉर अल्टरनेट टैक्सेशन रिजाइम इज एक्सरसाइज फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। अगर आप एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं तो आपको 21-22 असेसमेंट ईयर में ही न्यू टैक्सेशन रिजाइम में जाना पड़ेगा। अगर आपने असेसमेंट ईयर 21-22 में न्यू टैक्सेशन रिजाइम में आप नहीं गए तो आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। एडजस्टमेंट क्या होगा मैं भी बताता हूँ, बट ये बात तय है और रूल्स भी कहते हैं कि अगर आपने असेसमेंट ईयर 21-22 में न्यू टैक्सेशन रिजाइम का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो देन यू आर नॉट अलाउड टू मेक द एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। हालांकि उस एडजस्टमेंट में कोई टैक्सेशन बेनिफिट मेरे को विजुअलाइज नहीं होता अभी, एंड इट इज जस्ट एन एडजस्टमेंट फॉर मेकिंग अ बुक एंट्री, राइट। There is unabsorbed additional depreciation allowance under section 32(1)(2)(a) for assessee's own business. assessee के खुद के बिजनेस का कोई unabsorbed additional depreciation allowance होनी चाहिए अगर उसको एडजस्टमेंट करनी है तो। Such unabsorbed additional depreciation could not be set off up to assessment year 2021। ये भी एक कंडीशन है कि वो जो है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बात है, जब वो सेट ऑफ नहीं होगा तभी तो असेसमेंट ईयर 21-22 में आके वो इट विल गोइंग टू रिमेन स्टैंड as unabsorbed. Then the WDV of the block of asset as on 1st April 2020 shall be increased by the aforesaid unadjusted additional depreciation. Yes, so this is quite a natural accounting adjustment that we have to do, or those assessees have to do, those who are opting for the alternative taxation regime and those who have unabsorbed additional depreciation not set off balance in their books। तो जो फिक्स एसेट की WDV होगी, जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स की WDV होगी 1 अप्रैल 2020 को, उस WDV को जो है वो आप बढ़ा देंगे विद द अनएडजस्टेड अमाउंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो ये एडजस्टमेंट जो है आपको करना है। इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 और एनी असेसमेंट ईयर द एफोसेड एडजस्टमेंट इज नॉट अवेलेबल। अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए 1 साल भी डिले कर दिया, अगर आपने 2021-22 असेसमेंट ईयर में ऑप्शन न्यू टैक्सेशन रिजाइम का एक्सरसाइज नहीं किया तो और अगर आपने उसके अगले साल या उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स में ऑप्शन एक्सरसाइज किया, देन द राइट ऑफ एडजस्टमेंट will not going to available. You are not allowed to increase the WDV of those assets. So this is from my side all my deliberations about the new taxation regime as well as the old taxation regime. अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। I will try my best or I may take support of my seniors, my colleagues to properly reply of the queries that may come. Yes, so I request Tushar or Govind to facilitate a short query session. The members who have any queries may raise their hands. बिल्कुल दीपक गुप्ता जी का हैंड रेज आगे है। हमारे सेक्रेटरी साहब is back again. I was actually busy for some hearing and joined late. हाँ दीपक जी, आपका सवाल। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक आपने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया है, लेकिन आई जस्ट वांट अ लिटिल क्लैरिफिकेशन ऑन दिस स्विच बैक जो आपने बताया था ना बिजनेस इनकम के लिए जो वो एप्लीकेबल है। हाँ जी सर। हाँ जी। जो लॉ में ये लिखा हुआ है कि most assessee having a business income if they switch to new regime, fine sir, so they are allowed to in a lifetime they are allowed back to switch to the old regime only once. Yes, right. That means what I understand, if I opt for a alternate tax regime Yes. for 21-22 and I continue for a couple of years,
right? Yes, right. And I decided to switch to the old regime again. Yes, I didn't want to avail ATC sections and all, right? right. Now, what I understand, I cannot switch to new regime later. What Right, you sir, right. explain, right? Right, sir, right. What I understand is that I can still switch to new regime, but I cannot go back to old regime once again. Right, sir, right. No, what is the correct understanding? Sir, once we, sir, as far as my understanding goes in this matter, if assessee have business income, right, then that assessee have option to go to the alternate tax regime, right? Then assessee if want to switch back to again to the old regime, then this option of switching back to the old regime is available once in a lifetime. Right. So once in a lifetime option is available to switching Yes. to the old regime. From new to the old regime. Right. This option is Right. available, right? Yes, but right. Option does not restrict me to come again to new regime. But you are saying new regime is not possible as well. Sir, I may not be correct, but my understanding goes this way that can we have any clarity on others members, please? Because what I understand is that what law says that you have an option to switch back to old regime only once. That means if I still have an option to go to the new regime, that means alternate regime. But right. if I again go to the new regime, I cannot come back to old regime now in future. If I exercise this option to come back to old regime, if I already exercise, I have a still option to go back to the new tax regime. But after new regime, I again exercise second time, I cannot come back to the old regime. But I understand. So we can have a discussion on this, please. Yes. Sir, what is your view? I here request members of the branch to please enlighten us and as well as Govind Prasad ji's specific query on this matter. It would be great. It would be a great knowledge sharing if any of the senior member put light on this question. I guess senior members are not available right now. So Govind sir, I request you to give me some time. I will revisit the section. Yeah, so I will. My concern. What is my understand? I understood it. In my reading of law, what I understand that I have a chance to go back to old regime only once. Once, right? But it doesn't restrict me to opt a new regime twice. I got your question, sir. I will revisit. I will revisit the section and definitely, if I will find the solution, I will definitely come back to you on this. The section, what I understand is that comeback option is available only for once in a lifetime. Okay. Comeback. It doesn't say you cannot switch to the new regime. Switch to the new regime. Right, sir. I got your query, sir. I got your query. Right, sir. I will definitely revisit the section and come back to you on this. Thank you, sir. It was a wonderful session. Thank you. Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome. Vipul ji, your query next. Yes, sir. Good evening. Good evening. Good evening. सर मैं पूछना चाह रहा था कि कोई बिजनेसमैन है, इसने न्यू रिजाइन में ऑप्ट किया है, नाउ उसके बाद उसका बिजनेस एकदम बंद हो गया और आईटीआर भी फाइल नहीं किया बिकॉज ऑफ इनकम बिलो 2,50,000. बिल्कुल. मतलब इसके बाद क्या सिनेरियो रहेगा उसका? आगे वो ऑप्शंस री-एक्सरसाइज हो जाएगा कि नहीं होगा पाएगा? देखो, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है, इसे फ्रेश एसएससी माना जाएगा उस केस में. जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है, द राइडर हियर इज हैविंग अ बिजनेस इनकम. राइडर इज यहाँ पे राइडर आईटीआर फाइलिंग का राइडर नहीं है. राइट, आईटीआर आपने फाइल नहीं करी क्योंकि आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से नीचे थी. दैट इज कंप्लायंस ऑफ द लॉ. राइट. तो अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में बिजनेस इनकम नहीं है तो वापस से स्विच होने का जो ऑप्शन है वो अगेन एक्टिवेट हो जाएगा आपके ऊपर. मतलब आप वापस से इट इज एट योर विल एंड विश दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर अगेन न्यू और ओल्ड.
राइट। तो सिर्फ एक राइडर है हैविंग, इफ अगर बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम जो है वो एक्रू नहीं होती है या अराइज नहीं होती है, राइट, तो यहाँ पे जो है जो स्विच करने का जो ऑप्शन है वो वापस से ओपन हो जाएगा, वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ओके। अगर आईटीआर भी फाइल नहीं होती है देन स्टिल द ऑप्शन विल एक्टिवेटेड। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। Query with any other member? I guess there are no other queries, and it was indeed a wonderful session, Kushal bhai. Thank you, sir. Sir, sir, I like to first thanks to you because you were not available at the opening of the session. Actually, thanks I was for in the department attending some hearing, and it was a last moment planned hearing, so I had to go and attend it. Right, sir. I was here in the session from around 5:45. Okay, right, sir. So thank you for making all the arrangements, and thank you for hosting this. Thank you, Gosal sir, for this great. Over to you for thank you, chairperson. Closing remarks. Looking forward for many more sessions from you, Kushal. Definitely, ma'am. Definitely. I wish कि तुम्हारे ऐसे कई सारे सेशंस होते रहे, हम लोग कई सारे सेशंस कोटा ब्रांच में एंजॉय करते रहे। That is more important. और बहुत अच्छा डेलिब्रेशन था। एंड मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर बहुत सारी नॉलेज है और ये कोटा ब्रांच को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और हमारे लिए ये भी एक प्रिविलेज और प्राउड मोमेंट है कि हमारे ही एक मेंबर का अपना YouTube चैनल है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, इतने सारे व्यूअर्स है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऐसा लगता है कि हम तो अब ऑनलाइन आने लगे लॉकडाउन की वजह से। कुशल तो पहले से ही was into online mode. All your blessings, ma'am. All your blessings. Thank you. Thank you. Thanks a lot. I think some query is there in chat box. Yes. एक query है मैम, एक query. हाँ, क्या query है वो? अंकित सोमानी जी पूछ रहे हैं। गोविंद जी प्लीज कंटिन्यू। Yes sir, just a minute. सर एक क्वेरी है अंकित सोमानी जी की, वो पूछ रहे हैं कि एन असेसी इज शोइंग इंटरेस्ट इनकम बाय टेकिंग लोन फ्रॉम अदर एंड लेंड एट हायर रेट अंडर अदर सोर्सेस। ओके, assessee is showing interest income by taking loan from others and lend at higher rates under other sources. उन्होंने नीचे कुछ और लिखा है, whether in the new regime he can claim same as interest deduction under section 57. I think income from other sources की query है। Hand is raised by Ankit Somani ji. अंकित अकॉर्डिंग टू मी सेक्शन 57 की कोई स्पेसिफिक मतलब रेस्ट्रिक्शन के सेक्शन 57 की स्पेसिफिक डिसअलाउंस जो है वो सेक्शन 115 बीएसई में दिखती नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो डायरेक्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इंटरेस्ट अर्न करने के लिए जो इंटरेस्ट पे किया है, ये जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी, जो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए जो इंटरेस्ट पे किया है, मेरे हिसाब से जो है इसका डिडक्शन मिल जाएगा। इसको मैं अंकित ऐसे लिंक करूंगा, जैसे मान लो कोई बिजनेस है, अब जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनका बेनिफिट भी न्यू रिजाइम में मिलेगा। It is not that we will going to straight away tax the turnover, right? So मेरे हिसाब से जो डिडक्शन है 57 में अदर सोर्सेज में जो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए जो इंटरेस्ट पे किया है, उसका न्यू टैक्स रिजाइम में मेरे हिसाब से बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू सर। Okay, thank you, moderator साहब. Welcome sir. For moderating this session. Thanks to chairperson for giving me this opportunity. Thanks to secretary sir. Thanks to Tushar, treasurer of the branch, and entire managing committee and senior members of the Kota branch. I hope that blessings and wishes will always be with me, and I will progress, and I wish Kota branch will also progress a lot, and I will keep on deliberating on my views
in my sessions. And I hope that we may also have many more speakers from the Kota branch itself. This is what I see the future, because what I think is the future of the profession is in knowledge, and the future of the knowledge is knowledge sharing, right? So this is what I think, and I would like to again thanks to the managing branch committee for organizing this session. And I will look forward to have more and more sessions for my benefit and for benefit of the members. So thanks a lot, Chairperson Ma'am, Secretary Sir, and entire branch committee. Thank you very much. Thank you, Kushal Bhai. It was indeed a wonderful session and totally agree with your views. Knowledge increases with sharing. So right, very sir. True. I'm also on the same path. Right, sir, right. So, see, I see a professional elder brother in you. Right. Somehow you as a personality motivates me to go towards expertise. Oh, wow. That right. Is so yes. Wonderful. Thank you so much for appreciating me. Welcome, sir. Welcome. And with this, Rajni ma'am, any closing remarks? Okay, I guess she has some technical problem. So with this, we have already reached our time limit and we would like to conclude the session now. Indeed, it was a wonderful session and we'll be looking forward for more other sessions like this. Thank you so much, Kushal Bhai, for sparing your valuable time. And, welcome, sir. Welcome. Thank you so much, moderator Govind ji also. Thank you, sir. Wonderfully moderating the session. And at last, the entire managing committee and the audience, thank you so much for sparing your valuable time. Indeed, it was the benefit for all the members, and definitely looking forward for more such programs with the Kota branch. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.